नमस्कार, मैं हूं गौरी द्विवेदी और जी न्यूज की स्पेशल सीरीज द चाइना फाइल्स में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे शी जिनपिंग के सबसे बड़े सपने की। पड़ोसी देशों को डराने धमकाने की चीन की रणनीति का राज क्या है और समुद्री रास्तों पर राज करने के लिए चीन का क्या है वो बड़ा प्लान। अद्भुत, अलौकिक, अटल, अनंत। हिंदुस्तान के शिखर पर विराजमान हिमालय की इन बर्फीली चोटियों को देखकर यही शब्द जहन में उभरते हैं। लेकिन बीते कुछ दशकों में हिमालय की इन खूबसूरत चोटियों ने चीन और भारत के बीच हिंसक झड़पें, मरने मारने पर उतारू जवान और रक्त रंजित धरती को देखा है। हिमालय की इन शांत वादियों में युद्ध का शोर मचाने वाला देश है चीन। वो चीन जिसकी काली नजर पूर्वी लद्दाख पर है। पूर्वी लद्दाख पर कब्जा जमाने और इस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए चीन लगातार भारत को उकसाने में जुटा रहता है। लद्दाख में बढ़ती सैन्य झड़पें और सीमा विवाद चीन की उस शातिर चाल का हिस्सा हैं, जिसके दम पर वो खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश साबित करना चाहता है। चीन की इस हिंसक और हमलावर सोच की सबसे बड़ी वजह पिछले 2 दशकों में उसकी फौज की बढ़ती ताकत भी है। चीन की PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की चंद सबसे बड़ी और ताकतवर सेनाओं में से एक है। शी जिनपिंग वाले चीन की फौज डेंग जाओपिंग के दौर की पुरानी फौज से पूरी तरह अलग है। डेंग के दौर में उनकी प्राथमिकता चीन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था, लेकिन आज की तारीख में चीन की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। वर्ष 2000 में चीन का रक्षा खर्च सिर्फ $1400 करोड़ सालाना था, जो 2022 में बढ़कर $23,000 करोड़ हो गया है। चीन की फौज का बहुत बड़ा हिस्सा नौजवान सैनिकों का है, जिन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा। नए रंगरूटों को युद्ध का अनुभव दिलाने और उन्हें युद्ध के लिए तैयार करने की गरज से चीन लगातार अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को तूल देता रहता है। सेना को ताकतवर बनाने की चीन की सनक की एक बड़ी वजह भारत की अपनी ताकत है और उसे दबदबे में लाने की चाहत भी है। खारदुंगला पास चीन को भारत से और उसके खास दोस्त पाकिस्तान से भी जोड़ता है, इसलिए ये जगह भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2020 में भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प की वजह से अब ये चेक पोस्ट 12 महीने खुली रहती है। यहाँ तक कि बर्फीली सर्दियों के दौरान भी इस चेक पोस्ट पर जवान तैनात रहते हैं। हड्डियां कपा देने वाली सर्दियों में भी इस चेक पोस्ट पर पेट्रोलिंग जारी रहती है, ताकि चीन को भारत के साथ विवाद का एक नया मोर्चा खोलने का मौका न मिल सके। भारत और चीन के बिगड़ते सीमा विवाद का सबसे बड़ा सबूत जून 2020 में गलवान घाटी में हुई खूनी झड़प है। उस झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्ते इस कदर बिगड़ चुके हैं कि भारत को अब चीन के किसी भी फैसले या वादे पर एतबार नहीं रहा। भारत और चीन के बीच विवाद की एक बड़ी वजह पैंगोंग त्सो झील है, जिस पर दोनों देश अपना दावा ठोकते हैं। पैंगोंग त्सो झील LAC के बेहद करीब है और कई किलोमीटर लंबे इलाके में फैली भी हुई है। भारत का दावा है कि इस झील के एक बड़े हिस्से पर चीन ने जबरन कब्जा कर रखा है और बार बार कहने के बाद भी पीछे नहीं हट रहा है। दर्जनों दौर की बातचीत के बाद भी दोनों देशों के बीच सीमा विवाद जस का तस बना हुआ है। All the agreements between the two countries for maintaining peace and tranquility on the border are now actually have been violated by the Chinese and are null and void. And that is how this particular incident is different from earlier incidents. Also, I'd like to point out that, as you know, while there has been a disengagement of troops in certain parts of eastern Ladakh, the troops continue to be at eyeball to eyeball
situations in other parts of eastern Ladakh. So India-China relations have been very badly and negatively impacted since then, and in fact they have deteriorated over the last 2 years, that this standoff in the military terms is continuing in eastern Ladakh. अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लद्दाख में चीन की सैन्य दखलंदाजी बढ़ गई है और इस पूरे इलाके पर उसका दावा भी बढ़ गया है। पूर्वी लद्दाख में स्थित पैंगोंग सो झील रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद अहम है और संवेदनशील भी है और युद्ध होने की स्थिति में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। असल में पैंगोंग सो का मुद्दा उछालकर चीन ऐसे हालात बना देना चाहता है जहां द्विपक्षीय और शांतिपूर्ण तरीके से सीमा विवाद सुलझाने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहे। भारत की जमीन को अपना बताने की चीन की रणनीति नई नहीं है। 1962 के युद्ध से ही चीन ऐसा करता आ रहा है, लेकिन बीते एक दशक में सीमा विवाद और सरहदी इलाकों पर अपना दावा ठोकने की घटनाएं बढ़ी हैं, जो ये साबित करने के लिए काफी हैं कि चीन अपने पड़ोसियों को दबा कर रखना चाहता है। भारत पर अपने दबदबे को थोपने की नीयत से ही चीन ने मिसाइल डिवीजन की शुरुआत की। इस डिवीजन को पीएलए रॉकेट फोर्स या PLA-RF के नाम से जाना जाता है। चीन ने इसकी शुरुआत 2015 में की थी। करीब 1.25 लाख सैनिकों वाली इस रॉकेट फोर्स का मुख्य मकसद पश्चिमी प्रशांत महासागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए एंटी शिप मिसाइल तैयार करना है, ताकि अगर ताइवान के साथ युद्ध हो तो वो अमेरिकी युद्धपोतों को वहां तक पहुंचने से रोक सके। वैसे तो पीएलए की रॉकेट फोर्स में जवानों की तादाद अच्छी खासी है, लेकिन उसके पास ज्यादा मिसाइलें नहीं हैं। ऐसे में युद्ध हुआ और लंबा खिंचा तो रॉकेट फोर्स की ताकत जल्दी ही खत्म हो जाएगी। कुछ ऐसे ही हाल रॉकेट फोर्स की न्यूक्लियर यूनिट का भी है। चीन के पास न्यूक्लियर हमले का जवाब देने के लिए ज्यादा न्यूक्लियर मिसाइलें नहीं हैं। चीन के रक्षा विभाग के श्वेत पत्र के मुताबिक न्यूक्लियर हमले की स्थिति में चीन हमला टालने के लिए हमले की धमकी देने वाली पॉलिसी अपनाएगा, यानी दुश्मन को हमले का डर दिखाकर उसे समझौते की मेज पर लाएगा। इस पॉलिसी में बहुत कम परमाणु हथियारों की जरूरत पड़ती है और जरूरत पड़ती भी है तो सिर्फ धमकाने और दबाव बनाने के लिए। भारत पर कुछ ऐसा ही दबाव बनाकर चीन LAC के दूसरी तरफ कब्जा की गई जमीन को अपना साबित करने की फिराक में है। लद्दाख के अलावा भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में भी चीन लगातार सीमा से सटे इलाकों को अपना बताने के लिए उनके नाम बदलता रहा है। अरुणाचल प्रदेश का तवांग चीन सीमा पर ही है। तवांग के आसपास के इलाकों में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के इरादे से चीन ने सरहद पर कई गांव तक बसा रखे हैं। भारत और चीन के बीच जारी इस सीमा विवाद का शिकार पड़ोसी देश भूटान भी है। अगर अरुणाचल प्रदेश के नक्शे से तवांग जिले को हटा दिया जाए तो चीन की सीमा भूटान की पूर्वी और पश्चिमी दोनों छोर से जुड़ जाएगी और साथ ही भूटान पर खतरा भी दोगुना बढ़ जाएगा। पारंपरिक युद्ध की तैयारियों के साथ चीन उन युद्ध क्षेत्रों की पहचान में भी जुटा हुआ है जहां भविष्य की लड़ाई लड़ी जाएगी, और ये क्षेत्र हैं अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्यूचर वॉरफेयर के ये दोनों हथियार पीएलए की स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का अहम हिस्सा हैं। ये पीएलए की वो यूनिट है जहां रेडियो तरंगों और गामा किरणों की मदद से भविष्य के हथियार बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम में वो सब कुछ शामिल है जो एक मॉडर्न मिलिट्री इस्तेमाल करती है। इसमें रडार हैं, सेंसर्स हैं, वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क हैं और दुश्मन के अत्याधुनिक हथियारों को बेकार करने वाले जैमर्स भी हैं। इस फोर्स का एकमात्र मकसद युद्ध की स्थिति में चीन की जीत सुनिश्चित करना है, और वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियारों की मदद से। LAC जैसे दुर्गम इलाकों और मुश्किल मौसम के बीच कभी युद्ध छिड़ा तो चीन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं और हालात उसके पक्ष में मोड़ भी सकते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार जमीन पर, समुद्र में और यहाँ तक कि अंतरिक्ष में भी चीन की शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। जब तक तिब्बत एक आजाद मुल्क था, तब तक भारत को चीन से कोई खतरा नहीं था। दोनों देशों की सीमाएं भी एक दूसरे को नहीं छूती थी। ये स्थिति तब तक बनी रही जब तक भारत ने तिब्बत को एक राष्ट्र के तौर पर मान्यता नहीं दे दी। तिब्बत पर कब्जा जमाने के बाद चीन की नजर लद्दाख पर है। भारत और तिब्बत के लोगों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्ते भी चीन की परेशानी का सबब हैं। यही वजह है कि चीन लगातार भारत को सीमा विवाद में उलझाए रखना चाहता है। तिब्बत पर चीन का कब्जा तो उसकी विस्तारवादी नीयत की सिर्फ एक मिसाल भर है। अपने गठन के बाद से ही चीन अपने पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद में उलझता रहा है और आज भी वही कर रहा है। 1947 में इनर मंगोलिया का गठन हो या 1949 में शिनजियांग का, चीन अपनी सेना और हथियारों के दम पर पड़ोसियों की जमीन पर कब्जा करता रहा है। चीन ने जिस आक्रामक अंदाज में अपनी जमीनी सीमाओं का विस्तार किया, कुछ उसी तरीके से उसने अपनी समुद्री सीमाएं भी बढ़ाई, कभी बल से तो कभी छल से। सीमा विस्तार का चीन का इतिहास काफी पुराना है। 1945 में अमेरिकी सेना के जनरल मैकार्थर से लेकर 2022 में एडमिरल एक्विलिनो तक अमेरिकी सेना के लिए प्रशांत महासागर हमेशा से बेहद अहम रहा है। समुद्र का ये वो इलाका है जहां शुरू से ही अमेरिका का दबदबा रहा है। लेकिन अब चीन अमेरिका को हटाकर खुद प्रशांत महासागर का बादशाह बनना चाहता है और इसके लिए वो लंबे समय से तैयारी भी कर रहा है। चीन अपनी नौसेना की ताकत से दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनना चाहता है। इसके लिए चीन लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ अपनी सेना की शक्तियां बढ़ा रहा है और विध्वंसक हथियार भी बना रहा है। चीन को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाकर शी जिनपिंग ने अपने देश के लोगों को उस स्वर्णिम काल की याद दिलाना चाहते हैं जब चीन को दुनिया के सिरमौर का दर्जा हासिल था। सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर जिनपिंग उन 100 वर्षों को बदलना चाहते हैं जब औपनिवेशिक शक्तियों ने बीजिंग पर हमला कर चीन को गुलाम बना लिया था। गुलामी की उन यादों को मिटाकर शी जिनपिंग चीन को उसका खोया हुआ गौरव, शक्तियां और यहाँ तक कि इलाके लौटाना चाहते हैं। ये सब पाने के लिए शी जिनपिंग चीन को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाना चाहते हैं और खुद उसका पावर सेंटर बनना चाहते हैं। जोंगयू यानी पुराने दौर का चीन। उस दौर में चीन के राजा और वहां के लोगों की मान्यता थी कि दुनिया में इकलौता चीन ही ऐसा देश था जहां इंसानी सभ्यता का विकास हुआ था। साथ ही उन लोगों की ये भी मान्यता थी कि दुनिया के बाकी हिस्सों में बर्बर और असभ्य लोग रहा करते थे। बीते कुछ दशकों में चीन ने आर्थिक तरक्की की, लोगों ने पैसे भी खूब कमाए, लेकिन इन सब के बावजूद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपनी मध्यकालीन मानसिकता से छुटकारा नहीं पा सकी। आज भी चीन अपनी उसी पुरानी विस्तारवादी मानसिकता का शिकार है और अभी भी छोटे छोटे मुद्दों, जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए पड़ोसियों से लड़ता रहता है। दक्षिण चीन सागर में आइलैंड बनाना हो या बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट की आड़ में छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाना हो, चीन जमीन हथियाने और अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए सब कुछ कर रहा है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चीन की रणनीति 3 बिंदुओं पर टिकी है। पहला, मजबूत थल सेना से निपटने के लिए शक्तिशाली नौसेना बनाना। दूसरा, गलत नक्शों और बेतुकी संधियों का हवाला देकर आइलैंड्स पर कब्जा करना। और तीसरा, अपने पड़ोसियों को लगातार धमकाते रहना। चीन की ये जोर आजमाइश दुनिया के उस हिस्से में चल रही है जिसकी दुनिया की जीडीपी में 66% हिस्सेदारी है और दुनिया की करीब 46% आबादी इस इलाके में रहती है। शी जिनपिंग जानते हैं कि अगर इस इलाके में उनकी बादशाहत स्थापित हो गई तो फिर उनको दुनिया का राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। इंडो पैसिफिक क्षेत्र एक बहुत बड़ा समुद्री इलाका है जिसके दायरे में 24 देश आते हैं। इतने ज्यादा देशों के होने के बावजूद
पिछले 10 वर्षों में किसी भी देश ने चीन की उकसाऊ रणनीति को गंभीर चुनौती नहीं दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीन की नौसेना और उसे चलाने वाली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का दखल इस इलाके में बढ़ता चला गया। अपनी इस रणनीति पर आगे बढ़ते हुए चीन ने अपने पड़ोसियों से तनातनी के बावजूद समुद्र के इलाकों में दर्जन भर से ज्यादा रणनीतिक और सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। जापान के करीब सेंकाकू आइलैंड, वियतनाम के पास पैरासेल आइलैंड, फिलीपींस के पास स्कार्बरो शोल और मलेशिया के साथ लुकोनिया शोल्स चीन की इस दादागिरी के कुछ उदाहरण हैं। ये शी जिनपिंग की कब्जा करो रणनीति का ही नतीजा है, जो आज भी थमने का नाम नहीं ले रही है। 1987 में चीन ने फायरी क्रॉस रीफ पर कब्जा कर लिया था। तब चीन ने कहा कि वो यहाँ यूनेस्को की मदद के लिए रडार वेदर सिस्टम लगाएगा। इसके अगले साल चीन ने फिलीपींस के सूबी रीफ पर कब्जा कर लिया। इसके बाद चीन ने वियतनाम के जॉनसन साउथ रीफ पर कब्जा किया, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच लंबा खूनी संघर्ष भी हुआ। मनीला से अमेरिकी सेना के हटने के 3 साल बाद 1995 में चीन ने फिलीपींस के मिस्चिफ क्रॉस रीफ पर भी कब्जा कर लिया। साउथ चाइना सी में चीन की नौसेना की बढ़ती ताकत और नौसैनिक अड्डे इस समुद्री क्षेत्र में अमेरिका के दबदबे को खुली चुनौती है। 1990 के दशक में साउथ चाइना सी और आसपास के समुद्री इलाके में अमेरिकी नौसेना का एक छत्र राज हुआ करता था। चीन जानता है कि अमेरिका को पछाड़ने के लिए नौसेना को मजबूत बनाना जरूरी है। इसलिए ताइवान में तीसरा खाड़ी संकट खत्म होने के बाद चीन ने अपनी सेना और नौसेना पर पानी की तरह पैसा बहाया। लगातार 2 दशकों तक नौसेना की शक्तियां बढ़ाने के बाद आज चीन समुद्री ताकत के मामले में अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में आ चुका है। यही बात समुद्री व्यापार के महत्वपूर्ण रूट्स पर भी लागू होती है। महज 1 दशक के भीतर चीन ने सबसे बड़ा व्यापारिक पोत निर्माण केंद्र, सबसे बड़ी कोस्ट गार्ड यूनिट, मछली पकड़ने वाला सबसे बड़ा बेड़ा और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नौसेना तैयार कर ली। वर्ष 2000 के बाद चीन ने अकेले इतने युद्धपोत बनाए हैं जितने भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर नहीं बनाए। वर्ष 2014 से अब तक चीन ने जितने युद्धपोत, पनडुब्बियां, सहायक युद्धपोत, जमीन और समुद्र में चलने वाले जहाज लॉन्च किए हैं, उतने जर्मनी, भारत, स्पेन, ताइवान और ब्रिटेन ने मिलकर नहीं उतारे। अपनी नौसेना के दम पर चीन ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र को हथियारों की नुमाइशी मंडी में बदल दिया। अपनी ताकत के नशे में चूर चीन के लड़ाकू विमान सैन्य अभ्यास की आड़ लेकर अक्सर जापान और ताइवान की हवाई सीमा में घुस जाते हैं। चीन पर दादागिरी का भूत किस कदर सवार है, ये जानने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2021 में चीन की सेना ने 700 से ज्यादा बार पड़ोसी देशों के हवाई या जमीनी सीमा में घुसपैठ की। 2021 में ही चीन के लड़ाकू विमान 30 से ज्यादा बार ताइवान की वायु सीमा में दाखिल हुए। जहां तक युद्धपोतों की संख्या की बात है, तो चीन की नौसेना ब्रिटेन और फ्रांस की नौसेना से बहुत बड़ी है। लेकिन चीन के पास युद्धपोतों के संचालन का अनुभव कम है और तकनीकी तौर पर भी चीन के युद्धपोत ब्रिटेन और फ्रांस के मुकाबले कमतर हैं। मुट्ठी भर हथियारों और ताकत के दम पर छोटे देशों को धमकाना एक बात है और समुद्र में तैरते युद्धपोत पर क्रूज मिसाइल जैसी सटीक मिसाइल तैनात करना और उसे लॉन्च करना दूसरी बात है। अब चीन की नेवी यही ताकत हासिल करना चाहती है। चीन के हथियार, उनकी डिजाइन, उनकी तकनीक और क्षमता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। उन्हें पश्चिमी देशों के हथियारों से कमजोर और बेकार क्वालिटी का माना जाता है। बस यही वो वजह है जो दुनिया पर दबदबा बनाने के चीन के सपनों पर पानी फेर देती है। लेकिन इन सब के बावजूद शी जिनपिंग अपने मकसद से डिगे नहीं हैं।
आज भी चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना दबदबा कायम करने और जिनपिंग को वर्ल्ड लीडर के तौर पर स्थापित करने के प्लान पर काम कर रहा है। जहां तक आर्थिक तरक्की का सवाल है, जापान को पछाड़ते हुए चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और इसके साथ ही चीन ने एशिया में अपनी प्रभुत्व भी स्थापित कर लिया है। लेकिन चोरी और सीनाजोरी की उसकी आदतें नहीं बदली। 2009 में चीन ने एक नया नक्शा जारी किया और उसे आधार बनाकर अपनी पड़ोसियों की समुद्री सीमा में घुसपैठ करने लगा। चीन की इस हरकत का शिकार बना फिलीपींस। चीन ने यह नक्शा तब जारी किया जब फिलीपींस ने समुद्री सीमा में घुसपैठ का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस में उठाया। तब चीन ने यूएन के महासचिव को एक अनौपचारिक नोट के जरिए ये नक्शा भेजा और फिलीपींस के कई हिस्सों को अपना बताया। यानी चीन ने अपने गठन के 60 साल बाद एक नया नक्शा जारी किया और साउथ चाइना सी के एक बड़े हिस्से को अपना बताते हुए उस पर दावा ठोक दिया। चीन के मिशन साउथ चाइना सी का सबसे अहम हिस्सा वहां अपने कोस्ट गार्ड्स को तैनात करना और उनके जरिए विवादित समुद्री इलाकों को हथियाना था। चीन के कोस्ट गार्ड अब आए दिन पड़ोसी देशों को धमकाते रहते हैं, उनके इलाकों को अपना बताते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सरासर उल्लंघन है। लेकिन इन सब से बेपरवाह चीन लगातार फिलीपींस और वियतनाम को डरा धमकाकर उनके समुद्री इलाकों पर कब्जा करता जा रहा है। चीन की दादागिरी का एक निशाना ताइवान भी है, जो लंबे समय से चीन के कोस्ट गार्ड्स और पीएलए के उकसाऊ रवैये का शिकार है। On the island of Formosa, last stronghold of Chiang Kai-shek's nationalist army, his generals have been training an invasion force to attempt a comeback. ताइवान वो जगह है जहां चीन के राष्ट्रवादी सेना ने सिविल वॉर में कम्युनिस्टों के हाथों मिली हार के बाद शरण ली थी। ताइवान एक छोटा सा स्वतंत्र आइलैंड है जो आत्मरक्षा के लिए पहले भी चीन के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देता रहा है। अमेरिका का पुराना और भरोसेमंद साथी होने की वजह से भी ताइवान के पश्चिमी देशों के साथ गहरे सैन्य और रक्षा संबंध हैं। ताइवान और चीन की समुद्री सेना पर ऐसे सैन्य अभ्यास 1950 और 1960 के दशक में खूब होते थे। तब चांग काई शेक को पूरी दुनिया में चीन के सर्वमान्य नेता का दर्जा हासिल था। 1953 में कोरियाई युद्ध के बाद ताइवान की खाड़ी में हालात बहुत बिगड़ गए थे। तब भी दोनों देशों की सेनाओं ने अपनी ताकत दिखाई थी और अब 2022 में जब अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची तो इस इलाके का माहौल फिर से गर्मा गया। दोनों देशों के बीच हथियारों की जोर आजमाइश और नुमाइश फिर से शुरू हो गई। असल में दिक्कत ये है कि चीन लंबे समय से ताइवान को अपना हिस्सा बताता आया और चीन की यही जिद पूरी दुनिया के लिए समस्या बन गई है। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब ताइपे के पहले प्रेसिडेंट जनरल रहे चांग काई शेक ने ताइवान और चीन को विलय की मांग रखी थी। उसके बाद से ही ताइवान की राजनीति और वहां के लोगों का जीवन बदल गया। आज की तारीख में ताइवान चीन के साए से अलग एक आजाद मुल्क बने रहना चाहता है। तनाव के साए से घिरा ताइवान स्ट्रेट इंडो पैसिफिक क्षेत्र के समुद्री कारोबार को काफी प्रभावित करता है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रूट में से एक माने जाने वाले ताइवान स्ट्रेट के रास्ते हर साल 340 करोड़ डॉलर का कारोबार होता है। चीन को लगता है कि उसकी नौसेना इस रूट को प्रभावित कर सकती है और ऐसा करके चीन दुनिया के कारोबार पर भी असर डाल सकता है। लेकिन चीन के इस प्लान को भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गंभीर चुनौती दे सकता है। ये मलक्का की खाड़ी से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर है, जहां से बड़ी तादाद में जहाज गुजरते हैं। अगर इस सी रूट में कोई रुकावट आई तो भारत हिंद महासागर में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जरिए दुनिया को एक नया रास्ता दे सकता है। सदियों पहले चीन मंगोल, किर्गिज और वीगर जैसे घुमंतु और बर्बर समुदायों के हमलों को झेल चुका है। ये समुदाय मंगोल लड़ाकों के नक्शे कदम पर चलते हुए चीन में दाखिल हुए थे। हालांकि चीन की महान दीवार ने बाहरी हमलों से चीन को बचाने में
अहम भूमिका निभाई है। लेकिन तब के चीन में और आज के चीन में जमीन आसमान का फर्क है। अब चीन अपनी सीमाओं के विस्तार में जुटा है। आज का चीन महान दीवार की आड़ में बसे चीन से बहुत बड़ा हो चुका है। अब चीन डराओ और कब्जा करो की नीति पर चल रहा है। पहले बाहरी समुदायों के हमलों से डरा सहमा चीन अब खुद हमलावर बन चुका है। आज चीन की जनता को कम्युनिस्ट पार्टी और अपने राष्ट्रपति से ये सवाल पूछना चाहिए कि वो कौन सा प्राचीन चीन बनाना चाहते हैं, क्योंकि पुराना चीन हथियार और ताकत के दम पर अपने पड़ोसी देशों की जमीन नहीं हथियाया करता था। अगले एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे शी जिनपिंग दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने काबू में करना चाहते हैं और कैसे उन्होंने दुनिया की तमाम बड़ी संस्थाओं और संगठनों को अपनी मुट्ठी में कर रखा है।